आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलन की दूसरी कड़ी के अंदर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि पूर्व में काफ़ी चर्चा की गई थी कि जनजातीय आंदोलन 1818 से शुरू होकर के 1860 तक चले थे और इसकी जो अंतिम कड़ी के अंदर 1857-58 के अंदर जब पूरे देश के अंदर क्रांति की आग बहुत फैली हुई थी, तो उस दौरान अंग्रेजों ने और अपने स्थानीय राजाओं ने अपने तौर तरीकों से इन आंदोलनों को पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन 1860 के पश्चात भी ये आंदोलन शांत नहीं हुए और इनकी चिनगारी अनवरत रूप से जारी रही, जिसके बारे में इस पार्ट सेकंड के अंदर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भील विद्रोह 1860 से 1900 ईस्वी तक भी आगे अनवरत रूप से जारी रहा था और 1867 में डूंगरपुर और खेरवाड़ा के मध्य देवपाल के भीलों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह अपने आप में बहुत ही भयानक था और इन्होंने अंग्रेजों और इसकी सेनाओं के साथ जम करके लोहा लिया। इसी के साथ ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता रहा तो 1881-82 के अंदर राज्य और अंग्रेजों के विरुद्ध ये भील उठ खड़े हुए, क्योंकि इन्होंने कई बार अपनी बातों को राजा तक पहुंचाने की चेष्टा की, लेकिन उसके परिणाम जस के तस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन लोगों ने आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए इसी को चुना और ये जो भील विद्रोह था दोस्तों, बहुत ही भयानक था। और इसके जो प्रमुख कारण थे वो ये थे कि इन्होंने मावड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया था। मावड़ी क्या है? तो दोस्तों, भील जनजाति क्या की शराब प्रिय भी है, तो ये लोग महुआ की शराब निकाल के पीते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका इनको बहुत ही गहरा आघात पहुंचा और ये इनके विरुद्ध उठ खड़े हुए। पहली बात तो ये थी कि इनकी वो प्रतिबंध लगा देना। दूसरी बात क्या थी दोस्तों कि ऋषभदेव मंदिर पर राज्य का सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये भील जनजाति के लिए बहुत बड़ी ठेस थी दोस्तों, क्योंकि मैंने पूर्व में भी इस भूमिका में बताया था कि इन अंग्रेजों ने चाहे स्थानीय राजाओं के माध्यम से इनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र के अंदर घुसपैठ कर ली थी। तो ये एक धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ी घुसपैठ थी कि इस मंदिर के ऊपर राज्य का सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। इट मीन्स इसकी जो भी आय व्यय जो भी होता था वो राजा अपने अधीन कर लिया। तो इसका भीलों को बहुत ही आघात पहुंचा और इनके विरुद्ध ये उठ करके खड़े हो गए। उस समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके आसपास के क्षेत्र के जो प्रमुख नेता थे, नीमा, खेमा और जोइता, ये तीनों ही मिलकर के एक संगठन की स्थापना की और स्थानीय शासक और अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ये लड़ाई चलती रही। अंग्रेज, स्थानीय राजा की सेना और स्थानीय राजा की सेना के साथ में अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ में अन्य और इसमें कवि राजा श्यामल दास भी इस युद्ध के अंदर शामिल हुए थे। और ये युद्ध जब शुरू हुआ तो इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो अंत में वहाँ की स्थानीय सरकार ने श्यामल दास और भील जनजाति, इनके बीच में वहाँ के मंदिर के जो पुजारी थे खेमराज भंडारी, इनके माध्यम से एक समझौता कराया। 25 अप्रैल 1881 को एक समझौता हुआ, तब जाकर के कहीं शांति हुई। लेकिन दोस्तों, ये शांति कोई स्थायी नहीं थी। इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जिनको भगत मानते थे लोग, उनको आदर की दृष्टि से देखते थे, एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हुआ जो गोविंद गिरी के नाम से मशहूर हुए। और गोविंद गिरी जी को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, गोविंद गिरी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था और वो था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, जिसका दूसरा नाम लसाड़िया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो परीक्षा के अंदर इन दोनों में से किसी नाम से अगर आपसे प्रश्न किया जाए तो आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हम गोविंद गिरी जी के जीवन पर प्रकाश डालें तो इनका जन्म 1858 में, देखो साहब, 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद में बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ है।
कई जगह बेतसा गांव भी बताते हैं, लेकिन वासिया गांव ज़्यादातर अधिकांश किताबों के अंदर, ऑथेंटिक पुस्तकों के अंदर ये लिखा हुआ है। अब जब ये आंदोलन शुरुआत हुई थी तो गोविंद गुरु के साथ में एक सुरजी भगत भी थे। ये इस आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक थे। और गोविंद गिरि जी का जो जन्म हुआ था वो एक बंजारा परिवार में हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर किया हुआ है दोस्तों कि गोविंद गिरि का संबंध किस जाति से था, तो आपका उत्तर होना चाहिए बंजारा जाति से। अब इन्होंने संप सभा की स्थापना की। तो संप सभा का वो वर्ष था, वो था 1883 ईस्वी। और इस भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन के अंदर 10 नियम भी थे। और ये 10 नियम दोस्तों उनकी नैतिक जीवन से संबंधित थे कि इसके अंदर आने वाले लोग इस नियमों का पालन करते थे। फिर 1881-82 के अंदर जब ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती वहाँ उदयपुर के अंदर आए तो गोविंद गिरि जी इनसे मिले, और मिले तो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपना अग्रज माना और उनकी जो कही हुई बातें, उनके जो दिशा निर्देश अपने जीवन में उतारे और इस भील जनजाति को कुरीतियों से, उस अंधकार से बाहर निकालने का एक जिम्मा अपने ऊपर लिया और उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया। और स्वामी दयानंद जी से प्रभावित होकर के इन्होंने 2 चीजें इन जनजातियों के अंदर फैलाने की चेष्टा की। वो था, एक तो था स्वदेशी और दूसरा था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन चलाने के पीछे गोविंद गिरि जी की मंशा यही थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो धार्मिक क्षेत्र में हमारे घुसपैठ थी वो क्या थी कि इन जनजातीय लोगों को अल्प प्रलोभन देकर के हिंदू से ईसाई बना रहे थे। तो गोविंद गिरि जी ने इनको हिंदू धर्म के अंदर ही बने रहने की बात बताई और अपने हिंदू धर्म के प्राचीन माहात्म्य के बारे में खूब चर्चाएं की और उस बात से परिपुष्ट किया कि इस धर्म से बढ़ करके कोई और धर्म नहीं है। तो ये उसके उपलक्ष्य के अंदर भगत आंदोलन चलाया और स्वदेशी चलाया कि हमें विदेशी वस्तुओं की जरूरत नहीं है, हमारे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं का ही हम उपभोग करेंगे ताकि बनाने वाले को रोजगार मिले और लेने वाला का धन अपने देश के अंदर ही रहे। तो ऐसी बात गोविंद गिरि जी ने उस समय उस आदिवासी लोगों के बीच में जाकर के रखी और वे उनसे काफी प्रभावित भी हुए। अब नेक्स्ट बात जो खास हमारे सामने आती है कि गोविंद गिरि जी के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह के रूप में एक झंडा भी था और वो झंडा सफेद रंग का था और सफेद रंग का झंडा एक शांति के प्रतीक के रूप में स्थापित झंडा था और वो उनकी एक पहचान थी। दोस्तों नेक्स्ट जो बिंदु है, संप सभा का जो पहला सम्मेलन है वो 1903 के अंदर बांसवाड़ा जिले के मान यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये 1903 के अंदर अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिवर्ष एक सम्मेलन मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर होना तय हुआ था और वो हर वर्ष नियत तिथि पर वहाँ पर सम्मेलन होता और वहाँ पर ये जनजाति के लोग जुटते। तो सन 1910 के अंदर इसी सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने अपनी 33 मांगें स्थानीय राजा या उसकी सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार के तो कान पर जूं तक नहीं रेंगी गई, इनका कोई समाधान नहीं निकला गया। फिर ये बातें आगे बढ़ती रही और सन 1913 के अंदर यानी 10 नवंबर 1913 को इस सम्मेलन की जब तैयारियां चल रही थी तो मेवाड़ भील कोर नंबर 1, दूसरा वेलेजली राइफल और तीसरी थी 7वीं राजपूत रेजिमेंट ने इस मानपुर की पहाड़ी को घेर लिया। और जब ये सम्मेलन 17 नवंबर 1913 को जब हो रहा था तो उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई, जिसके अंदर 1500 भील पुरुष और बच्चे मारे गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जनसंहार था। इसको दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर संज्ञा किसी को दी गई है तो ये मानगढ़ की पहाड़ी के नरसंहार को दी गई और इसके अंदर सर्वाधिक मारे जाने वाले जो लोग थे, हमारे भाई बंधु थे, वो भील जनजाति से संबंधित थे। दोस्तों अब
बाद के अंदर जब कारण सिद्ध हो गए तो परिणाम तो मिलना ही था, तो गोविंद गिरी जी को मौत की सजा दी गई, लेकिन अहमदाबाद कोर्ट ने इनकी सजा को आजीवन में बदल दिया और 10 साल की कारावास की सजा काटने के पश्चात ये गुजरात राज्य के कंबोई गांव के अंदर अपनी पत्नी के साथ अपना अंतिम समय बिताया और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। तो इस भील आंदोलन के अंदर, इस भगत आंदोलन के अंदर, इस लड़साड़ी आंदोलन के अंदर इतना ही। अब इसी के साथ दोस्तों अभी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत का जो एक ही आंदोलन है या भूमट आंदोलन है वो लगातार जारी है। आप वीडियो के अंत तक और भी बने रहें। मोतीलाल तेजावत भी उस समय एक बहुत जाने माने और एक सशक्त नेता थे, जिन्होंने आदिवासियों के अंदर जागृति की लहर फैलाई थी और उन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अपूर्व प्रयास किया। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा जो आंदोलन संचालित हो रहा था उसको एक ही आंदोलन, भूमट आंदोलन और मातृकुंडिया आंदोलन, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो अगर परीक्षा के अंदर इन 3 नामों में से किसी एक भी नाम का अगर जिक्र होता है तो आपको किसी भी प्रकार की गलतफहमी के अंदर नहीं रहना है और आपको अपने दिमाग के अंदर ये बात अवश्य बिठा देनी चाहिए कि ये तीनों नाम अलग अलग नहीं, वो एक ही है। तो दोस्तों मोतीलाल जी तेजावत ये अपने आप में बहुत ही गहरे शख्स थे और इनका जन्म जैन परिवार के अंदर हुआ था, अर्थात ये जैन थे और इनका जन्म कोलियारी गांव के अंदर हुआ था साहब। तो कोलियारी गांव इतिहास के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है और राजस्थान के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध जब दोस्तों हुआ था और उस समय महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तो घायलावस्था के अंदर महाराणा प्रताप का जो इलाज हुआ था दोस्तों, ये वही कोलियारी गांव है जहां पर मोतीलाल जी तेजावत का जन्म हुआ दोस्तों। तो ये एक याद रखने योग्य बात है। दूसरी बात, जब मोतीलाल जी तेजावत बड़े हुए तो रोजगार के लिए उन्होंने झाड़ोल ठिकाने के अंदर काम किया, यानी वहाँ पर एक जमादार के रूप में काम करते थे और ठिकाने की आय वाय का ब्यौरा वगैरह इत्यादि काम देखते थे। इन्होंने राजा के समक्ष 21 सूत्री मांगे रखी, जिनको मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा के अंदर ये प्रश्न भी कई बार किया हुआ है कि मेवाड़ की पुकार का संबंध किस आंदोलन से है, तो वही एक ही भूमट और मातृकुंडिया आंदोलन। दूसरा, ये जो 21 सूत्री मांगे थी, मेवाड़ की पुकार थी, ये क्या था? ये एक शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से एक विरोध था, क्योंकि ये लाग बाग बेगार कर इत्यादि लोग के माध्यम से उन आदिवासियों का शोषण होता था, तो इनसे इनको छुटकारा दिलाना ही परम ध्येय था। दूसरी बात है, सन 1921 के अंदर मातृकुंडिया नामक स्थान से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो दोस्तों 1921 में शुरू हुई, यानी आज से 101 साल पहले। और जब इन भीलों का एक सम्मेलन चल रहा था नीमड़ा गांव, इसका संबंध गुजरात राज्य से वर्तमान, तो वहां पर गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी के अंदर 1200 भील शहीद हुए। देखो साहब कितना अत्याचार अनाचार ये अंग्रेज और स्थानीय शासक करते थे और जिसका खामियाजा इस जनजाति को भुगतना पड़ा। फिर आगे भीलों ने एक नारा दिया था कि हाकिम एवं हुक्म नहीं का नारा इस आंदोलन के दौरान दिया गया। दोस्तों भील जनजाति की मोतीलाल जी तेजावत के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि वे लोग इनको बाबूजी के नाम से जानते थे। और जब ये हत्याकांड हुआ था तब ये वहां से फरार हो गए और 1929 के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी ने इनको संकेत दे दिया था कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए। तो उनके कहने से ये गिरफ्तार हुए और सन 1936 में गांधी जी के जो पीए थे मणिलाल कोठारी, इनके द्वारा महाइंद्राज सभा के अंदर हस्तक्षेप करके इनकी रिहाई करवाई गई।
अब दोस्तों आपके प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि ये महाइंदिरा सभा क्या थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1880 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा स्थापना की गई थी। यह अपने आप में मेवाड़ राज्य का एक सुप्रीम कोर्ट ही समझो, यानी ये बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट था। तो दोस्तों महाइंदिरा सभा से इनको रिहाई मिल गई और इसके पश्चात जो शेष जीवन इनका था वो रचनात्मक कार्यों के अंदर इन्होंने बिताया और जीवन भर उसी के अंदर ये लगे रहे। अब इसी के जस्ट आगे का जो पार्ट है वो है बचा कुचा मीणा आंदोलन के बारे में, तो आप बने रहे इसमें भी। दोस्तों जनजातीय आंदोलन पार्ट सेकंड के अंदर एक जनजाति जो बची हुई थी वो थी मीणा। अब मीणा जनजाति के बारे में भी इन लोगों ने खूब आंदोलन किए और इसके पीछे भी महत्वपूर्ण कारण थे जो अग्रलिखित बिंदुओं के सारे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मीणा आंदोलन जब शुरू हुआ था तो सन 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया, यानी अंग्रेजों ने 1924 के अंदर आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया, जिसके अंदर मीणा जाति का भी नाम दिया गया कि ये भी एक आपराधिक जनजाति के रूप में राजस्थान के अंदर विद्यमान है। और इस जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र था वो जयपुर और अलवर क्षेत्र था। अब दोस्तों सन 1930 ईस्वी के अंदर जरायम पेशा अधिनियम बना। जरायम पेशा का दूसरा नाम दादरी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसी के साथ साथ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी उसी समय लागू कर दिया गया था। अब इस जनजाति के ऊपर की दोहरी मार पड़ रही थी। एक तो वो समय था जब मेवाड़ महाराणा अपने झंडे के साथ एक तरफ भील का फोटो भी साथ में रखते थे और दूसरी तरफ राज्य का निशान भी रखते थे, और इधर जयपुर महाराजा अपने राज खजाने की चाबी भी किसी और को नहीं देते थे, इन मीणाओं के भरोसे थे और चौकीदार मीणा इनकी चौकीदारी करते थे। कितने विश्वास पात्र थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन सब की ऐसी की तैसी कर दी। तो इसके विरुद्ध में ये लोग खड़े हुए थे। और इसके पश्चात सन 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय महासभा का भी गठन हुआ और ये प्रश्न परीक्षा के अंदर कई बार पूछा हुआ है दोस्तों कि मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो आपका उत्तर होना चाहिए सन 1933 में। फिर समय आगे बढ़ता रहा और सन 1944 में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया और इसके नेता के रूप में बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण जरवाल प्रमुख थे। इसके पश्चात शिखर सम्मेलन जो कि नीम का थाना नामक स्थान पर एक विशाल सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता अपने संत मगन सागर मुनि के द्वारा की गई। यह भी परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि संत मगन सागर मुनि का संबंध किस सम्मेलन से है। तो आपका उत्तर होना चाहिए सीकर नीम का थाना सम्मेलन। और इस सम्मेलन इन्होंने मगन सागर मुनि जी ने मीन पुराण की रचना की थी। कई किताबों में मीणा पुराण भी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो मीणाओं का प्राचीन गौरवशाली इतिहास है इसके बारे में बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों। फिर 1946 के अंदर यानी 28/10/46 यानी 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर के अंदर मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को बागावास सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस सम्मेलन के अंदर जो चौकीदार मीणा थे उन लोगों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि ये इतने अत्याचार सहन करने वाली जनजाति नहीं थी, क्योंकि ये अपने स्वाभिमान के लिए सिर दे सकती थी तो किसी का सिर ले भी सकती थी। यानी इतनी स्वाभिमानी जाति और उनके साथ इस तरीके से इन अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए गए जो असहनीय थे दोस्तों। तो इसके पश्चात में यानी हमारा देश आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के पश्चात सन 1952 ईस्वी के अंदर जराइम पेशा अधिनियम समाप्त किया गया। अब दोस्तों काफ़ी विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा कि ये जराइम पेशा है क्या। अर्थात जराइम पेशा अधिनियम के तहत
मीणा पुरुष और मीणा महिलाएं या जो बड़े बच्चे होते थे उन सबको रोजाना पुलिस थाने के अंदर जाकर के हाजिरी देनी होती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अपमानजनक अधिनियम था, सहन करने योग्य अधिनियम नहीं था। तो इनके विरुद्ध में ये उठ खड़े हुए थे। दोस्तों आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।